हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लोकेश और आज हम शुरू करने वाले हैं बीए थर्ड ईयर एजुकेशन सब्जेक्ट का चैप्टर सेकंड को। एक शिक्षा आयोग के बारे में पढ़ना है। कौन से शिक्षा आयोग के बारे में पढ़ना है? ये हम पढ़ेंगे डॉक्टर राधाकृष्णन, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग के बारे में। किस तरह से इन्होंने काम किया, किस तरह से इन्होंने सुझाव दिए। तो इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है? क्वेश्चन बनेगा डॉक्टर सर्वपल्ली डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग की क्या सिफारिशें थी? इस तरह से हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आजादी के बाद किस तरह से कौन सा आयोग आया और उसने क्या क्या काम दिया। लेकिन ज्यादातर चांसेस क्वेश्चन डायरेक्ट आता है जब भी आता है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग क्या है, उसके क्या सुझाव थे, उसके क्या विचार थे शिक्षा के ऊपर। इस क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको सेम लिखना है। अब इसमें लिखना क्या होगा आपको? सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग को हम समझते हैं। तो इसमें क्या होगा? सबसे पहले जो ये आयोग कैसे आया है, कैसे बना, क्या हुआ। सन 1947 की बात है, आपको पता ही है हमारा देश आजाद हुआ। जब भारत आजाद हुआ तो उसके बाद भारत के जो लोग थे उनको शिक्षित करना और उनको कुछ ना कुछ जगह देना, उनको शिक्षित करना। जब हमारा देश आजाद हुआ तो उनको शिक्षित करना बहुत ही जरूरी था। जो पहले क्या होता था, पहले अंग्रेजों की शिक्षा प्रणाली चल रही थी जिसमें काफी सारे दोस्त थे। इन दोस्तों को काफी सारे जो लोग हैं, हमारे धर्मगुरु हुए या राजनेता हुए, उन्होंने महसूस किया कि जो शिक्षा प्रणाली है अंग्रेजों की उसमें बहुत सारी कमियां हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि हमें शिक्षा में कुछ विकास करना चाहिए और उस विकास करने के लिए, उसमें कुछ चेंज, उसमें बदलाव लाने के लिए उन्होंने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो आयोग है इसको सन 1948 में 4 नवंबर सन 1948 में 4 नवंबर सन 1948 में इस आयोग का गठन हुआ। ये जो जब आजादी के बाद जब इन्होंने देखा कि बहुत सारे हमारे एजुकेशन में दोष हैं, जब इतने सारे लोगों ने ये जब महसूस किया कि जो हमारा शिक्षा प्रणाली इसमें बहुत सारे दोष हैं, तो इन्होंने काफी सारे इसमें काम करने के लिए सोचे। उसके आधार पर इन्होंने ये किया। अगर देखा जाए तो पिछले लगभग 50 साल में, 50 साल आजादी से लगभग 50 साल में, सन 1900 के आसपास से, तो जो विश्वविद्यालय उनका बहुत तेजी से विकास हो रहा था। लेकिन तेजी का ये जो विकास हो रहा था विश्वविद्यालयों का, ये एक नंबर मात्र था, नंबर वाइज तो विकास हो रहा था, लेकिन जो शिक्षा की गुणवत्ता थी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि वो और खराब होता जा रहा था। तो इससे भी डील करना था उनको। तो उन्होंने क्या किया, जो आयोग बना इसने कुछ, तो इस आयोग ने कुछ सुझाव दिए और एक रिपोर्ट दायर की। उस रिपोर्ट में इन्होंने लिखा, इन्होंने कुछ 10-12 बातें लिखी, तो 5-6 बातें तो आपको पता ही होनी चाहिए। तो आयोग बनने के बाद कुछ समय पश्चात इन्होंने एक रिपोर्ट दायर की और उस रिपोर्ट में लिखा, सबसे पहले इन्होंने कुछ बातें लिखी। तो उसमें पहली बात ये थी कि जो विश्वविद्यालय हैं उनके अंदर, विश्वविद्यालय के अंदर एक अच्छी शिक्षा प्रदान की जाए और उनका कुछ ना कुछ उद्देश्य हो, एक उद्देश्य पर काम करें, बच्चों को किस तरह से डील करना है। फिर विश्वविद्यालय को फाइनेंशियल यानी कि वित्तीय सुविधा देने के बारे में बात की। विश्वविद्यालयों का पाठ्यक्रम निर्धारित करना। नंबर 5, विश्वविद्यालय को और मूलभूत सुविधाएं देना। तो ये, फिर उसके बाद जो शिक्षा स्तर पर काम करना, यानी कि बच्चों को प्रशिक्षित करना, प्रशिक्षण देना। अगली बात, बच्चों का जो विश्वविद्यालय के अंदर एक मानक, एक स्टैंडर्ड तय करना कि कैसे कैसे एडमिशन होगा, क्या क्राइटेरिया होगा, कितने % कट ऑफ। बच्चों के अंदर संस्कृति का विकास करना, हमारी सांस्कृतिक का विकास करना। और नेक्स्ट बात कि बच्चों को एक आत्मनिर्भर बनाना, छात्र और छात्राओं को एक अनुशासन में लाना, उन्हें अनुशासन और छात्रावास, हॉस्टल देना, ये सब इन्होंने काम किया। और जो भी समस्या हो कॉलेज स्तर पर, यानी कि विश्वविद्यालयों पर, कॉलेज स्तर पर, उन पर काम करना।
तो ये इनके कुछ मुख्य सुझाव थे, इनको एक बार समराइज जल्दी से कर देते हैं। विश्वविद्यालय के ऊपर देखरेख करना, नए नए बनवाना और उन पर काम करना। दूसरा, उसके उद्देश्य तय करना कि किस तरह से हर विश्वविद्यालय को काम करना है, वो सारे उद्देश्य। वित्तीय सहायता देना, उसको फाइनेंशियली पैसा देना। अगली बात, पाठ्यक्रम, उनका पाठ्यक्रम निर्धारित करना और अन्य सुविधाएं देना, प्रशिक्षण देना, सांस्कृतिक का ज्ञान कराना, आत्मनिर्भर बनाना और छात्र छात्राओं को अनुशासन और छात्रावास का दिलाना, यानी कि हॉस्टल या फाइनेंशियली मदद करना और उनको डिसिप्लिन का सिखाना। अगली बात करें, विश्वविद्यालय की समस्याओं को सुनना, उनकी क्या समस्याएं हैं, समस्याओं पर काम करना किस तरह से। तो विश्वविद्यालय को काफी सारे इन्होंने निर्देश दिए थे, तो वो निर्देश, इन सुझावों के बाद कुछ अन्य सुझाव भी इन्होंने दिए, तो वो कुछ सुझाव हैं। तो जो सुझाव दिए उन्होंने, वो कुछ सुझाव ऐसे हैं, जैसे विश्वविद्यालय के उद्देश्य। तो उन्होंने कहा विश्वविद्यालय के उद्देश्य में ये होना चाहिए, जो बच्चा है हमारा, उसको अनुशासन और एक प्रशिक्षण ऐसा देना चाहिए ताकि वो एडमिनिस्ट्रेटर लेवल का काम कर पाए, यानी कि प्रजातंत्र को कैसे काम करते हैं किस, और एक अच्छा नागरिक बने, उसके अंदर आत्मनिर्भरता हो, उसका मानसिक रूप से विकास हो। ये सारी चीजें विश्वविद्यालय के उद्देश्य हैं कि विश्वविद्यालय के अंदर इस तरह शिक्षा हो कि उसका मानसिक विकास हो, स्वतंत्र उसको ज्ञान हो और एक अच्छा नागरिक हो, अच्छी सोच रखने वाला हो, मेहनत करने वाला हो। तो ये सारी चीजें उन्होंने विश्वविद्यालय के उद्देश्य में डाला। फिर दूसरा पॉइंट है अध्यापक कल्याण। अध्यापक कल्याण के अंदर क्या हुआ, जो अध्यापक की सैलरी, वेतन भत्ता, जो भी खर्चे हैं और वो सब देखना, उनका रिटायरमेंट देखना, उनको आगे पोस्टिंग पे अप करवाना। पॉइंट है उन्होंने उच्च शिक्षा स्तर, हर शिक्षा के स्तर पर भी। अब ये जो अभी ब्रिटिश समय पर क्या हो रहा था, जो शिक्षा का स्तर था वो कम था, यूनिवर्सिटी बढ़ती जा रही थी, कॉलेज बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो शिक्षा का स्तर है वो बहुत ही खराब था, तो उस पर भी उन्होंने काम करने के लिए बोला। तो उन्होंने कहा कि लगभग जो शिक्षा के स्तर के लिए, उच्च शिक्षा स्तर के लिए, जो निचली शिक्षा स्तर है उसमें लगभग 180 दिन की पढ़ाई एक साल के अंदर, और 12 तक यानी कि 12 साल का एक पाठ्यक्रम तैयार करके दे, उसके बाद आपका कॉलेज में एडमिशन हो। जो फिर नेक्स्ट है अध्ययन पाठ्यक्रम। अध्ययन पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस हो जिसे पढ़ाया जाए, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट हो। तो उन्होंने वो सारे सुझाव भी दिए। इस आयोग ने अगली बात कही कि जो शिक्षा का माध्यम, शिक्षा के माध्यम पे उन्होंने बोला जैसे अंग्रेजी भाषा है, तो अंग्रेजी भाषा की जगह किसी और भारतीय भाषा का इस्तेमाल हो, तो अंग्रेजी भाषा को इन्होंने पढ़ाने से मना कर दिया, और एक प्रादेशिक भाषा भी हमें पढ़ानी चाहिए। अगले छठा पॉइंट है परीक्षा प्रणाली। तो परीक्षा प्रणाली में उन्होंने कहा कि जो परीक्षा प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिससे बच्चे का मानसिक और बौद्धिक रूप से विकास हो, और दूसरा पॉइंट अगर इसमें कहें तो हमें साइंटिफिक नॉलेज हो, उसको वैज्ञानिकी की भांति उसको साइंस इस तरह से पढ़ाई जाए कि तो आगे जाके वो वैज्ञानिक बन सके। तीसरा पॉइंट की बात करें, उसको निबंध लेखन शैली के बारे में पता होना चाहिए, किस तरह से निबंध लिखते हैं, किस तरह से किसी टॉपिक को लिखते हैं, किसी तरह से ऐसे लेटर, ये सारी चीजें मतलब कैसे लिखते हैं वो उसको पता होना चाहिए। उस नंबर है वो हमारे किसी कार्य क्षेत्र पर होने चाहिए, यानी कि अलग एक्टिविटी पर होने चाहिए 1/3 नंबर। और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए उन्होंने क्राइटेरिया रखा, जो 70 से ऊपर होगा उसे फर्स्ट श्रेणी में मान लिया जाएगा, जो 55 से ऊपर होगा उसे सेकंड श्रेणी में, और जो 40 से ऊपर होगा उसे थर्ड श्रेणी में मान लिया जाएगा। इसके बाद कुछ अन्य पॉइंट पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आगे पॉइंट्स हैं, सबसे पहला है धार्मिक शिक्षा। तो धार्मिक शिक्षा के अंदर उन्होंने बोला कि जो हमें धार्मिक शिक्षा का मतलब है धर्म की पढ़ाई नहीं, हिंदू मुसलमान जैन ये पढ़ाई नहीं। धार्मिक शिक्षा का मतलब हुआ कि हम उनको आध्यात्मिक शिक्षा दें, आध्यात्मिक शिक्षा के बारे में मेडिटेशन कराना, उनको फिजिकली ट्रेन करना। तो ये सारी बातें उन्होंने धार्मिक शिक्षा के अंदर कही। फिर अगर बात करें छात्र कल्याण, तो छात्रों का कल्याण हो, विश्वविद्यालय का कल्याण हो, वित्तीय रूप से आगे उनको सहायता मिले, अगली बात उन्होंने ये कही। फिर कहा उन्होंने ग्रामीण विश्वविद्यालय या ग्रामीण विश्वविद्यालय। तो उन्होंने कहा ग्रामीण जो इलाके हैं उनके अंदर जो पढ़ाई है वो अच्छी होनी चाहिए, और ताकि ग्राम के बच्चे का विकास हो, उनकी जो कलाएं हैं वो निपुण हो। अगली बात है उन्होंने संविधान नियंत्रण में उन्होंने लिखा
कि जो हमारी पढ़ाई या पाठ्यक्रम उसमें थोड़ा सा संविधान का कुछ पार्ट ऐड कर दिया, जैसे प्रधानमंत्री की शक्तियाँ क्या हैं, राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या हैं, और हमारी सूचियों के बारे में, और हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। इस तरह से उन्होंने काफी सारी बातें लिखी। फिर अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के बारे में उन्होंने कहा कि ये भी हमारे पाठ्यक्रम में जुड़ा होना चाहिए, जिससे हमें ज्ञान हो किस तरह से बाजार चलता है, किस तरह से मार्केट चलती है, उसके ज्ञान के लिए। अगला पॉइंट है हमारा नारी शिक्षा। तो नारी शिक्षा के ऊपर भी उन्होंने काम किया कि जो हमारे देश की नारियां हैं उनको भी, जो लड़कियां हैं उनको पढ़ाना चाहिए, उनके लिए छात्रवृत्ति देना। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी थी ताकि उनको प्रोत्साहन मिले और वो आगे जाके पढ़ें, क्योंकि काफी स्तर पर बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता, खास करके लड़कियों का अगर स्कूल दूर होता है तो उनको भेजा नहीं जाता। ये ऐसी मेंटेलिटी बन चुकी है। और उन्होंने जो महिला शिक्षा पर है काफी जोर दिया, और उन्होंने बोला कि जो महिला है और जो पुरुष है अगर वो टीचिंग करते हैं यानी कि टीचर बनते हैं तो उनको सैलरी बराबर ही मिलेगी, उनको कोई ये भेदभाव नहीं होगा कि महिला को कम मिलेगी या उसको ज्यादा मिलेगी। तो इस पर भी उन्होंने पूर्ण रूप से काम किया। अगर बात करें निष्कर्ष की, इस पूरी समिति से निष्कर्ष क्या निकलता, तो सबसे पहले तो उन्होंने काफी अच्छे सुझाव दिए हर हर तरह से, लेकिन कुछ सुझावों के अंदर इसमें कुछ आलोचना भी हुई, जैसे कि एक धार्मिक शिक्षा के ऊपर अगर हम बात करें कि इसके बारे में इन्होंने क्या कोई स्पष्टता नहीं थी किस तरह से। फिर वेतन के बारे में बात करें अध्यापकों की, तो उसमें किस तरह से सैलरी बढ़ेगी उसका भी कोई उल्लेख नहीं था। तो काफी सारी ये चीजें थी, लेकिन उस समय के टाइम से अब जो थी ये एकदम बेस्ट समिति थी जिसमें सबसे ज्यादा सुझाव दिए, अच्छे सुझाव दिए, और इससे विश्वविद्यालय को बहुत सारा कल्याण हुआ, फायदा हुआ। तो ये हमारे जो इतिहास में सबसे अच्छी समिति मानी गई है। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। अब आप इसको अपने जो भी किताब है आपके पास उससे पढ़ सकते हैं ताकि आपको ये और ज्यादा समझ में आए। ठीक, जो भी आपके वीडियो से संबंधित सुझाव हो वो कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।